हाँ जी, तो मैं वापस हाजिर हूँ आपके सामने। हम अपने इस वीडियो सीरीज़, इस रेडियो सीरीज़ का तीसरा लेक्चर आज बता रहे हैं। करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे अगस्त 2022 के। लगभग नेशनल करंट अफेयर्स मैंने पूरे पढ़ लिए हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो लगभग पढ़ ली हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड के लेवल पर क्या क्या ऐसी ज़रूरी घटनाएं हुई है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे वीडियो और आगे बना सकूं। अब इसे शुरू करते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या बड़ी घटनाएं हुई। तो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी घटनाएं होती हैं इनके मोटे मोटे तौर पर कुछ भागों में बांटा जा सकता है। कुछ घटनाएं राजनीति से जुड़ी हुई रहती हैं, कुछ घटनाएं युद्ध, रक्षा, इन सब मुद्दों से जुड़ी हुई रहती है, कुछ घटनाएं इकोनॉमी से जुड़ी हुई रहती है। तो इन सभी घटनाओं का जिक्र करेंगे। अभी हाल ही में अगर आप थोड़ा सा भी टीवी चैनल्स वगैरह या मीडिया में एक्टिव रहते तो आपको पता होगा कि 2-3 महीने पहले यानी अगस्त में जो अमेरिका की लोकसभा है, एक तरीके की अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ की जो चीफ है, मतलब एक तरीके से अपनी जो लोकसभा अध्यक्ष है उस तरीके की जो वहाँ पोस्ट है, तो वहाँ नैन्सी पेलोसी जो है, नैन्सी पेलोसी क्या नाम है उनका, जो नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की। तो ताइवान चीन के जस्ट पास में है, तो चीन ने इसका विरोध किया, तो ये मामला थोड़ा उठा। तो सवाल इसमें से कुछ नहीं आएगा, बस मैंने एक भूमिका बनाने के लिए आपको बताया। फिर एक्चुअल में क्या है कि 1949 में चीन में एक क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद से चीन दो भागों में बट गया, एक ताइवान और एक का मुख्य चीन जिसको हम आज जानते हैं। ताइवान में कुओमिंतांग पार्टी शासन करने लगी और वहां पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अभी मुख्य वाला चीन है उसका नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया, और वहां पर जो अभी जो वर्तमान में जो पार्टी है वो शासन करने लगी। तो चीन हमेशा से ताइवान पर अपना अधिकार जताता रहा है और ताइवान हमेशा इसका विरोध करते हुए रहा है। अब सवाल ये उठ सकता है कि चीन और ताइवान के लेकर जो ये विवाद सा है, इसमें भारत का क्या स्टैंड है, भारत का क्या कहना है। तो भारत हमेशा से, शुरू से ही एक चीन की नीति को मानता है, अर्थात भारत का मानना है कि चीन एक ही है, ताइवान चीन का हिस्सा है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि जिस तरीके का चीन रुख अपना रहा है, जिस तरीके से पीओके वाले एरिया में आर्थिक गलियारे, चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी जो बनाए जा रहे हैं, तो इनके एक तरीके से विरोध में भारत अब अपनी इस एक चीन की नीति का ज्यादा जिक्र नहीं करता। बस ये एक छोटी सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अक्सर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत, या अपन कहें कि विभिन्न देश आपस में आर्थिक सुविधा के लिए कई प्रकार के समझौते करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऐसे कई समझौते करते हैं। तो कुछ ऐसा ही समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हाल ही में भारत और मॉरिशस ने भी किया। तो ये विशेष क्या है इसमें? विशेष ये है कि मॉरिशस अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने ऐसा कोई समझौता किया हो। अब हाल ही में यूएस का जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रयासों से या उसके तत्वावधान में कनाडा में एक बैठक हुई। बैठक का एजेंडा ये था कि जो पूरी दुनिया में जो भी खनिज निकलते हैं उन खनिजों का दोहन को कहीं न कहीं विनियमित किया जाए, रेगुलेट किया जाए, कहीं न कहीं अगली पीढ़ियों के लिए भी उन्हें बचाकर रखा जाए। तो इस संबंध में वहां एक बैठक हुई। लगभग 11 देशों ने उस बैठक में जो सहमति बनी उस पर साइन किए और भारत इसमें शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन क्या है कि कहाँ हुई, किसने करवाई, कितने देशों ने साइन किया, क्या भारत शामिल था? तो भारत नहीं था, 11 देश शामिल थे, कनाडा में हुई थी, यूएस के विदेश मंत्रालय ने करवाई थी। आगे बात करते हैं। आप पा रहे होंगे अपन जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, तो अगले 2-3 वीडियो में ही अपन इस अगस्त के करंट को पूरा कर देंगे, फिर उसके बाद में सितंबर की बारी।
एक बात करते हैं कि आप जानते हैं आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है पूरी दुनिया के लिए। तो आतंकवाद के विरोध में जो तमाम जिम्मेदाराना देश है वो कई बैठकें वगैरह करते रहते हैं। तो ऐसी ही एक बैठक अभी हाल ही में दिल्ली और मुंबई में होने वाली है, या अगस्त में हुई है, अपने सभी कह सकते हैं। अब एक बात करते हैं, एक परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, सेती नदी जल विद्युत परियोजना। सेती नदी जल विद्युत परियोजना तो कहाँ की है ये परियोजना? ये परियोजना भारत और नेपाल के बीच की है। सेती नदी पर एक बांध बनाया गया है और उसके मल्टीपल यूजेस होंगे, बिजली बनाई जाएगी, पानी के और फसल सिंचाई वगैरह में यूज में होंगे। तो भारत और नेपाल ने मिलकर इसे बनाया है। तो ये हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सेती नदी जल विद्युत परियोजना संबंधित है, तो भारत नेपाल से संबंधित है। आगे बात करते हैं। क्या है कि अपने यहाँ विश्व में लगभग हर क्षेत्र को लेकर विभिन्न देशों का समन्वय, साझेदारी बनी रहे, इसको लेकर कई मंच बनाए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक मंच है जो 1945 में बनाया गया। वो लगभग हर मुद्दे को कवर करते हुए चलता है, भले परिवहन हो, भले स्वास्थ्य हो, भले सुरक्षा हो, भले कुछ भी हो। तो ऐसे ही जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन को लेकर एक मंच बनाया हुआ है अपने यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच को लेकर थोड़ी उथल पुथल हुई, इस कारण अपन इसका करंट में जिक्र कर रहे। क्या हुई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए, क्योंकि भारत और फ्रांस ने इस पर एक समझौता किया है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के संबंध में। भारत और फ्रांस ने किन ने किया है भाई? फ्रांस की तरफ से एक कंपनी है TIFAC, टिफेक, पूरा नाम फ्रांस और प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान मूल्यांकन, छोड़ दीजिए फ्रांस, ध्यान रखिएगा। और भारत था, और इन्होंने समझौता किया। और जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच है उसकी तरफ से समझौता करने वाली जो संस्था थी वो OECD थी, आर्थिक सहयोग विकास संगठन। तो कुछ नहीं, बात सिंपल है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के संबंध में भारत और फ्रांस में समझौता हुआ। ऐसी बात करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ही जिक्र किया था कि वर्तमान में हाइड्रोजन फ्यूल पूरी दुनिया में उभर रहा है, बहुत चर्चा में है। ऐसा देखा जा रहा है कि ये फ्यूल प्रदूषण भी कम करता है और एनर्जी भी कहीं ज़्यादा जनरेट करता है, और वातावरण में अवेलेबल भी है। तो आप इतिहास को थोड़ा भी पढ़ते हो तो आप हमेशा से जानते होंगे कि जर्मनी एक ऐसा देश रहा है जो हर मामले में थोड़ा ओवर एक्टिव रहा है, लड़ने के मामले में भी, ग्रोथ के मामले में भी, पॉलिटिक्स के मामले में भी। तो मतलब आप कहें कि विश्व पॉलिटिक्स का एक केंद्र इतिहास में जर्मनी हमेशा से रहा है। भले आप जर्मनी का एकीकरण देखें, भले आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखें, भले आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखें, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इतनी बुरी हालत कर देने के बाद में इन 70 सालों में जर्मनी की इतनी भयंकर इकोनॉमिक ग्रोथ, भले इस मामले में देखें तो जर्मनी एक बेहतरीन देश है। हर मामले में थोड़ा ओवर एक्टिव रहने वाला देश है, थोड़ा लड़ाकू टाइप का है, पर है। तो जर्मनी ने क्या किया है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली एक ट्रेन्स के सेट बनाए, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली पहली ट्रेन या ट्रेन्स वगैरह जर्मनी में चलेगी। क्वेश्चन ये है। आगे बात करते हैं। एक फर्जी सी बात है, थोड़ा सा बस एक बार सुन लीजिएगा। अगस्त में एक मामला उठा था कि चीन का कोई जहाज था, तो वो श्रीलंका के किसी बंदरगाह पर रुकने की कर रहा था, कि यहाँ ठहरने की बात कर रहा था। उस जहाज का नाम था युआन वांग 5 नाम से, युआन वांग 5 नाम से। भारत ने मना किया, मना करने के बावजूद श्रीलंका ने वहां ठहरा लिया था। आगे बात करते, एक थोड़ी अच्छी बात है जो अपन सुनते हैं कि अफ्रीका में लगभग तमाम बीमारियों का ओरिजिन होता है अफ्रीका में, या बहुत बड़ी संख्या में बीमारियों वाला जो समस्या है वो अफ्रीका में रहती है, अपन जानते हैं। तो अफ्रीका ने इस समस्या के समाधान के लिए, इनमें भी बेसिकली जो गैर संचारी रोग होते हैं, जो फैलते नहीं हैं, कम फैलते हैं, तो उन गैर संचारी रोगों के लिए एक रणनीति अपनाई है। उस रणनीति का नाम रखा है उन्होंने पेन प्लस। अपने क्वेश्चन ये है, पेन प्लस रणनीति का संबंध है अफ्रीका में गैर संचारी रोगों के रोकथाम हेतु। आगे बात करते हैं। हाल ही में एक इंस्टीट्यूट है, एक एजेंसी है, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे। क्या नाम है? मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे। तो मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे ने एक लिस्ट जारी की कि पूरी दुनिया में अभी हाल ही में सबसे लोकप्रिय नेता कौन रहे। तो उनमें मोदी जी का नाम पहले नंबर पर है। तो
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। आपने कहीं ना कहीं ब्लूमबर्ग नाम से कोई ना कहीं नाम जरूर सुना होगा, BLOOMBERG, ब्लूमबर्ग। तो हाल ही में एक ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स आया, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स रैंकिंग आई। मतलब दुनिया के टॉप बिलियनियर्स कौन रहे, तो उनमें सबसे अमीर आदमी आप जानते एलोन मस्क रहे, लगभग $2.5 अरब की संपत्ति के साथ। ये बोले $2.5 बिलियन की, $250 बिलियन, $250 अरब या $250 बिलियन की संपत्ति के साथ। और चलिए एलोन मस्क तो रहे, दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस, अमेजोन के मालिक। विशेष बात यह है, अब की बार तीसरे नंबर पर भारत से कोई व्यक्ति इसमें शामिल हुआ। एशिया से भी ये पहले व्यक्ति है जो तीसरे नंबर पर आए। कौन, आपने चर्चा सुनी होगी, गौतम अडानी, अडानी इंडस्ट्रीज के मालिक गौतम अडानी, $137 अरब के साथ। तो क्वेश्चन क्या है, कौन से नंबर पर गौतम अडानी रहे, तीसरे पर, कितने बिलियन डॉलर के साथ रहे, $137 बिलियन या $137 अरब के साथ। ये विशेष बात है। चलिए आगे बात करते हैं। एक छोटा सा एक मुद्दे की जिक्र और कर लेते हैं। आप मध्यवर्ती एशिया ही या फिर थोड़ा पश्चिमी एशिया वाला जो इलाका है, आप वहाँ जो ये जो तेल उत्पादन वाले देश हैं, इनमें ईरान और इराक दो देश है, दो प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं। आप ये भी जानते हैं वहाँ थोड़ी सी तानाशाही टाइप की पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ईरान बेसिकली एक सुन्नी देश है, इराक बेसिकली एक शिया बहुल देश है। तो इराक में सद्दाम हुसैन नाम से नेता थे पहले, लगभग 1980-90 के आसपास में। तो यूएसए ने यूएन की सहमति के माध्यम से इराक पर अटैक किया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। उसके बाद में वहां पर मुक्तदा अल सदर, उसके बाद में नहीं पर अभी हाल फिलहाल में मुक्तदा अल सदर वहां शासन कर रहे थे, और इसी के संबंध में अल सदरिस्ट आंदोलन चल रहा था। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए, आप छोड़िए इस चीज को, कुछ नहीं, बस फालतू की बात है, छोड़िए। आगे की बात करते हैं, कोई दूसरी बात। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। अभी अपन ने बात की कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन फ्लीट या ट्रेन्स वगैरह जर्मनी चलाएगा। तो भारत में भी ट्रेन से जुड़ी एक विशेष बात हुई है कि भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी चलाई गई है, और उसका नाम है लोगो वासुकी नहीं, सुपर वासुकी। अपन ने पहले वीडियो में देखा था, वासुकी देवता का नाम होता है, तो उसके नाम पर सुपर वासुकी नाम रखा गया है उसका। आगे बात करते हैं। अभी आप थोड़ा टीवी चैनल वगैरह देखते हैं तो आपने देखा होगा कि, और ये इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन भी है, कि भारत में चीता नहीं है, चीतों की संख्या लगभग विलुप्त हो चुकी है। तो ऐसे में भारत ने अफ्रीकी देश नामीबिया के साथ एक समझौता किया, और ये समझौता था कि 8 चीते हम नामीबिया से लेंगे, जिनमें 4 नर होंगे, 4 मादा होंगे, उनका संरक्षण करेंगे और भारत में चीतों की संख्या बढ़ाएंगे। तो चलो अच्छी बात है। वो कहाँ लेके आए जाएंगे, तो वो चीते मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले में एक नेशनल पार्क है, नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा क्या नाम है उनका, मतलब श्योपुर जिले में कोई नेशनल पार्क है, तो वहां लाए जाएंगे मध्य प्रदेश में, वहां लाए जाएंगे। तो अपन इसका अभी जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इंडियन ऑयल, आपने कंपनी सुनी हो कि इंडियन ऑयल, तो इंडियन ऑयल उस प्रोजेक्ट टाइगर, वो जो प्रोजेक्ट चिता है, उसमें थोड़ी एक्टिव रहेगी, उनके संरक्षण के प्रयास के लिए वो काफी पैसे दे रही है। तो इंडियन ऑयल का इसलिए नाम थोड़ा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ थोड़ा कोऑपरेट कर रही है इंडियन ऑयल काफी। चलो आगे बात करते हैं। जो अरब सागर है, अरब सागर के जो अरब सागर है, अरब सागर का जो उत्तरी भाग है, वहां पर हाल ही में आप जानते हैं कि इंडिया के बिल्कुल करीब है, तो निगरानी वगैरह का काम तो भारतीय नौसेना करती है। अब की बार विशेष ये हुआ कि वो निगरानी करने का काम नौसेना में से सिर्फ महिला सैनिकों ने किया, पूरी तरीके से उस ऑपरेशन को सिर्फ महिला सैनिकों ने चलाया, और उस ऑपरेशन को लीड करने का काम कमांडर आंचल शर्मा ने किया। किसने? कमांडर आंचल शर्मा ने।
आंचल शर्मा ने, और उस ऑपरेशन में निगरानी का काम बेसिकली डोर्नियर नाम का एक विमान आता है उसके द्वारा किया गया। तो ये थोड़ा सा एक छोटी सी बात कुछ पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में जो सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही निगरानी मिशन जो ये चलाया गया कि उत्तरी अरब सागर पर, तो ये किसके नेतृत्व में किया गया, कहाँ चलाया गया, ऐसा कुछ। तमिलनाडु पुलिस को उनके सुरक्षा के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड दिया गया है, मतलब प्रेसिडेंट्स कलर्स दिया गया। कौन सी पुलिस को? तमिलनाडु पुलिस को। चलो आगे बात करते हैं। आप जानते कि तमाम दुनिया में कई धार्मिक स्मारक है, कुछ तिब्बत में है, कुछ कहीं दूसरे देश में है, भारत में भी ऐसी कई धार्मिक स्मारक है। तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक अब भारत में बनाया जाएगा। जो पश्चिम बंगाल है वहां पर इस्कॉन एक संस्था है, आपने सुना होगा। इस्कॉन का नाम थोड़ा सा अलग हटके हैं, क्वेश्चन नहीं आएगा बट फिर भी सुन लीजिए। ISKCON, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस, इंडियन सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस इस्कॉन का फुल फॉर्म है। और इस्कॉन के द्वारा पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा स्मारक बनाया जाएगा जिसका नाम होगा वैदिक प्लेनेटोरियम का मंदिर। वैदिक प्लेनेटोरियम का मंदिर तो कहाँ बनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। कौन बनाएगा? इस्कॉन। ये दो क्वेश्चन बनेंगे। एक थोड़ी स्पेस, आप जीआई टैग के बारे में तो जानते होंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। मतलब जीआई टैग किसी वस्तु को अधिक बेचा जाए, अधिक बिके, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये उन वस्तुओं को दिया जाता है जो वस्तु अपने क्षेत्र में, अपने उस रीजन की हवा में उत्पादित होने की वजह से एक विशेष टेस्ट रखती है, उन वस्तुओं को दिया जाता है। तो अभी हाल ही में बिहार के मिथिला में जो मखाना बनाए जाते हैं, मखाना, तो बिहार के मिथिला मखाना को ये दिया गया। और इन मखाना को आधुनिक जीवन का सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि ये रोगों से लड़ने के लिए भी थोड़े ठीक रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में एक झील को, एक तालाब को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो कौन से को किया गया? अरे वो कहाँ स्थित है? दो क्वेश्चन बनते हैं। तो अनंगताल, क्या नाम है? अनंगताल। तो आप जो लोग दिल्ली से संबंधित है वो जानते होंगे। अनंगताल दिल्ली में है, दक्षिण दिल्ली में है। इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। और इसके बारे में तो एक ये कि दिल्ली को आप जानते हैं, दिल्ली को शाहजहानाबाद भी कहा जाता है, दिल्ली को लाल कोट भी इतिहास में दिल्ली का नाम मिलता है। तो किसी समय तोमर राजा हुआ करते थे दिल्ली में, तो उन्हीं में से अनंगपाल द्वितीय नाम के कोई तोमर राजा थे, उन्होंने ये बनाया था। चलो आगे बात। आप थोड़ा टेक्निकल मामलों में थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं तो आप जानते हैं 5G आने वाली है। बहुत से फोन आ चुके हैं जो 5G वाली फैसिलिटी दे रहे हैं। तो जियो दिसंबर में पूरे देश में 5G को लागू कर देगी, अक्टूबर में लगभग 5-6 शहरों में लागू करेगी। अब भारत की नौसेना के पास एक ऐसा जहाज है जहां पर इंडोर शूटिंग रेंज है, शूटिंग प्रैक्टिस के लिए बड़ी सारी। तो वो कौन सा जहाज है? तो INS कर्ण। क्या नाम है? INS कर्ण। अब एक बात बताते हैं कि अपन बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को जानते हैं, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरोजनी नायडू, बहुत लोगों को जानते हैं। पर बहुत ऐसे लोग भी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, एक्टिव भी रहे, और उनको अपन बहुत ज्यादा नहीं जानते। जैसे ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी है पांडुरंग सदाशिव खान खोजे। पांडुरंग सदाशिव खान खोजे, तो थोड़ा नाम भी विशेष है। कोई पढ़े तो दिमाग में कोई पहले से याद करे कि क्या क्वेश्चन बनाऊं, तो कुछ अजीब नाम पहले दिमाग में आता है कि इससे क्वेश्चन बनाया जाए। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, कृषि वैज्ञानिक थे, फूड रिसर्च का काम बड़े थोड़े अच्छे से जानते थे। और मेक्सिको में हरित क्रांति का जनक इन्हें जाना जाता है। मेक्सिको में हरित क्रांति का जनक जाना जाता है। तब ऐसी जब हरित क्रांति के जनक की बात आती है तो आप भी बताइए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन, किसको जाना जाता है?
और भारत में दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक किसको जाना जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये बात। तो आज का ये वीडियो रहा, अपन ने इंटरनेशनल करंट अपन ने पूरा कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन ने पूरा कर लिया। अब 2-3 वीडियोस की और बात है और अगस्त का करंट पूरा हो जाएगा। और चैनल को शेयर करें। बाकी थोड़े वॉइस में हल्की सी बैकग्राउंड साउंड अगर आती हो तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आगे से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी देर सुना। थैंक यू।